नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे आईबीसी के इस मंच पर। हम मौजूद हैं भोपाल की हृदय स्थल में और भोपाल की सबसे बेहतरीन जगह भोपाल का बोट क्लब और बोट क्लब का भी सबसे हृदय स्थल यहाँ का क्रूज। इस क्रूज पर आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस बजट की जो विधानसभा में पेश होने वाला है। मध्य प्रदेश का बजट इस बार लगभग 2.25 लाख करोड़ का होगा। तमाम उम्मीदें हैं, बहुत सारे सपने हैं और मुख्यमंत्री जी की तमाम घोषणाएं हैं। इनको कैसे पूरा हो पाएगा? और जब सब लोग बैठे हुए हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ लोग हैं, बहुत सारी क्रिएटिव वर्ग की महिलाएं हैं। तपन भौमिक जो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश में टूरिज्म की डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको डीए मिलना है, 7वां वेतनमान मिलना है। इन सारे मुद्दों पर लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश बजट की संभावनाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मेरे साथ गोकुल पटवा हैं जो वित्त विशेषज्ञ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। गोकुल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बजट आने वाला है, क्योंकि सेंट्रल का बजट आ चुका है, कितनी उम्मीदें लग रही हैं? कुछ बदलाव दिखाई पड़ेगा इस बार? जो कांग्रेस सरकार ने लास्ट बजट छोड़ा था वो 17,931 करोड़ के लगभग था और आप जैसा आइडिया बता रहे हैं कि 2.25 लाख करोड़, लगभग 10 गुना ये बजट है। और जीडीपी ने काफी ग्रोथ की है और उस आधार पर हम देखें तो जो डेवलपमेंट 14 साल में होना चाहिए था वो लगभग पिछले 13 बजट में गवर्नमेंट ने कर लिए हैं। इस बार मुझे जो शक है कि कर्ज का जो स्तर 2003-2002 में था, लगभग वही स्तर इस बजट में या इसके पहले वाले बजट में रहा है। कर्ज के कारण जो मूल डेवलपमेंट की चीजें रहना चाहिए या डेवलपमेंट पर जितना खर्च होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कटौती होती है, क्योंकि कर्ज के कारण गवर्नमेंट को ब्याज भी देना पड़ता है और परिस्थितियां बदल जाती हैं। निश्चित रूप से बजट का एक बड़ा खर्चा। मेरे साथ राजेश सिरोठिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप जो आपने बजट को लगातार देखा, पिछले 25 साल से देख रहे हैं, बजट बढ़ गया, लेकिन जो जैसा गोकुल पटवा कह रहे थे कि बजट का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्याज देना है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या उम्मीद लग रही है कि बजट में जो तमाम उम्मीदें, मुख्यमंत्री की बहुत सारी घोषणाओं का एक अंबार है, वो कैसे पूरा हो पाएगा? एक जो व्यापारी का बजट होता है वो दिखता छोटा है, होता ज्यादा है, क्योंकि वो अपना काला धन को भी अलग छुपा के रखता है और छोटा आकार का बजट दिखाता है। और सरकार का बजट इससे विपरीत होता है, वो खूब बड़े आकार का दिखाता है, असलियत होती है उसकी छोटी। ठीक है, ये एक बहुत सामान्य शब्दों में आपको इस बजट को समझने की जरूरत है। जहां तक सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बजट तब कारगर है कि जब आप अपने यहाँ पर करदाताओं की संख्या को में इजाफा करें, वॉल्यूम को बढ़ाएं। यहाँ वॉल्यूम बढ़ाने वाली नीति पे काम नहीं हो रहा है। यहाँ देख लिया कि 1000 गर्दनें हैं, इनको ही काट काट के अपने को वो करना, तो 1000 की गर्दनें घटती जा रही हैं। आपको टैक्स वॉल्यूम बढ़ाने के, आप जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि अभी मैं सिक्किम गया था तो मैं सोच रहा था कि यूपी में तो 7 रुपए डीजल सस्ता है मध्य प्रदेश से, उसके अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन सिक्किम में भी 7 रुपए डीजल सस्ता है मध्य प्रदेश से। वो कह सकता है कि मैं तो बहुत पहाड़ी राज्य हूँ, हमारे लिए वो नहीं है। तो आप जब किसी भी उद्योगपति से आप कहते हैं कि मेक इन एमपी करिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, तो वो जो व्यापारी है या जो उद्योगपति है, जब तक आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं आएगी, वो आपके कितने सपने दिखा दीजिए वो नहीं आ सकता। तो आपका डीजल पेट्रोल ही जो है ये तो जीएसटी के मूल भावों को खत्म कर रहा है। बिल्कुल जीएसटी की बात जैसा कि राजेश जी कह रहे हैं कि मूल मुद्दा ये है कि आपके पास इनकम नहीं है। आप बजट बहुत बड़ा बना रहे हैं, लेकिन बजट कहाँ से आ रहा है? पंकज जी हमारे साथ बुद्धिजीवी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पंकज जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप चूंकि लिखते पढ़ते रहते हैं, बजट का एक एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, बड़ा लार्ज स्केल पे हो रहा है। जैसा राजेश जी ने कहा कि इनकम की उम्मीद उसमें बहुत कम दिखाई पड़ रही, सरकार भले बड़ा बजट दिखाती है। देखिए अजय भाई, मुझे लगता है कि बजट किसके लिए? जी, आम आदमी के लिए। और यदि बजट आम आदमी के काम का बजट नहीं है तो किसी भी सरकार का बजट हो, चाहे कांग्रेस का बजट हो, बीजेपी का बजट हो, वो बेकार बजट है। और हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 14 बजट जो पटवा जी ने बताया, 14 साल इनको हो गए, पर जो बजट जनित विसंगतियां थी, जैसे आज भी हम स्थापना का लगभग 80-90% तो स्थापना पर खर्च होता है, वेतन भत्तों पर खर्च होता है, ब्याज में चला जाता है, तो फिर आपके पास विकास के लिए पैसा है कहां पर? और इसीलिए कारण ये कि मध्य प्रदेश में विकास की ढेरों योजनाएं आप देखें तो लगभग किताब बन जाएगी 200-250 योजनाएं अलग अलग विभागों की, पर जो धरातल पर परिवर्तन होने चाहिए थे, चाहे हम महिलाओं की स्थिति की बात करें, कुपोषण की बात करें, शिशु मृत्यु दर की बात करें, मातृ मृत्यु दर की बात करें, निवेश का सिरोटे साहब ने जिक्र किया, रोजगार की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो उन सब मोर्चों पर इसलिए विफलता नजर आती है। उसका कारण बहुत साफ है कि कागजों में तो बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, बहुत सारी चीजें नजर आती है, पर जब हम ग्राउंड लेवल पर काम करने जाते हैं तो वहां
मामला ठन गोपाल है, खाली तिजोरी होती है। और ये सबसे बड़ी विसंगति और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दिशा में काम नहीं किया गया। इसीलिए कारण यह है कि आज आप 7वें वेतनमान की बात कर रहे हैं। यदि आप 7वां वेतनमान यदि आप दे देते हैं तो आप सोचिए कि जहां आप 1.25 लाख करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं और 1.5 लाख करोड़ का 1.5 लाख हजार करोड़ का कर्ज इस मध्य प्रदेश के ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन बिंदुओं के ऊपर फोकस होना चाहिए था वो बिल्कुल उनके ऊपर काम नहीं हो रहा है। और बजट एक औपचारिकता जैसा होता है कि बजट आ रहा है, वो इसलिए औपचारिकता होती है कि यदि बजट की प्रक्रिया नहीं होगी तो सरकार का कामकाज रुक जाएगा। तो सिर्फ महज औपचारिकता के लिए बजट आ रहा है। पंकज जी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल पंकज जी, मेरे साथ तपन भौमिक जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बड़े अच्छे विचारकों में से। तपन दा, जब आपकी सरकार आई थी 2003 में, तो मुझे याद है राघव जी ने पहला बजट पेश किया तो एक शेर पढ़ा था कि हमको तुम वादा शिकन न समझना, कुछ तो देर लगती वादों निभाने में। मेरे साथ कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सभी कह रहे वादा आगे, आपकी सरकार वादा कब निभा पाएगी? मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादा निभाया है जी, विकास कार्य जो हुए हैं वो 50 वर्षों में नहीं हुए। और बजट भी जो है, बजट लंबा चौड़ा बजट है, तभी तो उसको पे खर्चा किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे तो कर्मचारी, किसान, श्रमिक सभी मध्य प्रदेश सरकार से प्रसन्न है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज ले लें आप, इंजीनियरिंग कॉलेज ले लें, एजुकेशन के दूसरे विभाग ले लें, इसमें भी सरकार ने बहुत अच्छा खर्च किया है। पर्यटन के क्षेत्र में, चूंकि मैं पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष हूं, पर्यटन के क्षेत्र में लगातार हमको 5 वर्षों से हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार भारत सरकार से हमको मिल रहा है। जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी उस समय से मिल रहा है। कृषि कर्मण्य पुरस्कार लगातार 6 वर्षों से हमको भारत सरकार से मिल रहा है। दादा वही तो विषय दादा, इसी पे तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि आपकी सरकार का जो सब्जबाग दिखाई पड़ता है, ये मतलब जो 17,000 करोड़ का बजट था वो 1,78,000 करोड़ पहुंच रहा है इस बार। उसके बावजूद जो आप कह रहे कर्मचारी भी नाराज हैं और किसान भी नाखुश है, कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है, उसके बाद आत्महत्याएं बढ़ रही, वही तो सवाल उठ रहा है दादा। नहीं, सब प्रसन्न है जी। ये तो 7वां वेतनमान हो चाहे 6ठा वेतनमान हो, कुल मिला के मध्य प्रदेश में खुशहाली है। तो आप जो बात करें 7वें वेतनमान की, और मेरे साथ कर्मचारी नेता भी हैं बहुत सारे, मैं कर्मचारी। हाँ, आप सिंह साहब आप बताइए। देखिएगा, जहां तक 7वें वेतनमान की बात है तो केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दे दिया, और मध्य प्रदेश में भी ये सबसे बड़ा ज्वलंत इशू था कि कर्मचारियों को 7वां वेतनमान मिले। लेकिन सरकार की आर्थिक मजबूरी के चलते हुए इस मामले को आगे बढ़ा दिया गया और ये विषय अगले वित्तीय वर्ष में चला गया। इसी प्रकार से मैं और भी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम क्या चाहते हैं इस बजट में, कर्मचारियों के लिए क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि हर आदमी जानता है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत अगर ज्यादा होगी तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे। जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मध्य प्रदेश के ऊपर ये काला दाग है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कीमत पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराते हैं, तो इसके टैक्सेस को कम करना चाहिए। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जब कर्मचारियों की और पेंशनर्स की बात आती है तो उन कर्मचारियों को और पेंशनर्स को जो चिकित्सा सुविधाएं उनका लाभ नहीं मिलता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं फिर गोकुल पटवा के पास आऊंगा। गोकुल जी, बार बार वही बात हो रही है कि अब उसकी बजट 1,78,000 करोड़ का हो गया। उसके बाद भी जैसा शर्मा जी कह रहे थे कि हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े कर्मचारी नेता हैं कि हर बार हर मामला टाल देती है सरकार कि अगले फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, क्योंकि पैसे का अभाव उसके पास। ये जादू हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, पैसे का अभाव इस वजह से नजर आ रहा है कि जो बाकी खर्चे हैं, अगर 7वां वेतनमान और लागू कर दिया जाए तो जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिख रहा है वो भी बंद हो जाएगा। और बार बार एक मुद्दा उठ रहा है पेट्रोल और डीजल की रेट का। इसमें भी मुझे लगता है कि सरकार के पास शायद कई विचार या जो अच्छे एक्सपर्ट होना चाहिए उनका अभाव है। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसके आसपास 5-6 राज्य हैं और मैक्सिमम डीजल पेट्रोल मध्य प्रदेश के लोग भी उन राज्यों से ले रहे हैं। इसके कारण जो एक्चुअल रेवेन्यू आना चाहिए उससे भी कम रेवेन्यू मिल रही रेट ज्यादा होने से। अगर इस तरह की जो 2-3 छोटी बातें हैं वो दूर कर ली जाए तो ये बजट बेहतर हो सकता है। किसान मेरे साथ बैठे हुए, जो आप दादा बात कर रहे थे कि किसान बहुत खुश है, कितना खुश है वही किसान इस सरकार में? देखिए सर, एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश की जो मैक्सिमम आबादी है 74% वो रूरल एरिया में बिलोंग करती है। किसान की मुख्य जो समस्या है वो क्या है, हमें अस्थायी कनेक्शन दिया जाता है 15,000 में 4 महीने के लिए 5 HP पावर का।
और उसके बाद समर्थन मूल्य दिया जाता है हमें 1500 रुपए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे देखने की जरूरत है कि किसान की जो लागत आ रही है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या समर्थन मूल्य दे रही है। अगर वो देखा जाए तो किसान को कुछ नहीं मिलता है, उसकी लागत पूरी समर्थन मूल्य में चली जाती है, उसका क्या प्रॉफिट हुआ, 0। तो किसान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है कि वो वहां पे जाके सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात करें। मैं फिर राजेश रोटिया के पास, रोटिया जी वही जो बात आप बार बार बात करें कि समर्थन मूल्य की जब बात होती है, एक दो बार मैंने आपको भी तमाम डिबेट में सुना है, लेकिन वो जो कह रहे हैं किसान जी की अगर समर्थन मूल्य उतना ही मिलता है जितनी लागत आती तो फिर सरकार की घोषणा कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये कैसे हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक चीज और गौर फरमाई, जब समर्थन मूल्य पर बोनस मिल रहा था तो मध्य प्रदेश में 1,20,00,000 टन जो है गेहूं उपार्जित हो रहा था, और जैसे ही समर्थन मूल्य पर बोनस मिलना बंद हुआ तो 50,000 टन रह गया। तो ये कहाँ चला गया? 50 लाख टन रह गया। आप समझ रहे हैं ना? तो ये हर जगह जो है घपले घोटाले होते हैं और सारी चीजों को कोई समग्र दृष्टि से नहीं देखते। जैसे गोकुल पटवा जी ने कहा कि अच्छे समझदार लोगों की कमी है, जो डीजल पेट्रोल की जो बात की। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि दिल्ली में मोबाइल पर 5% वेट लगता है। उत्तर प्रदेश ने भी 5% कर दिया तो उसकी 28% ग्रोथ हो गई मोबाइल से होने वाली आय में। मध्य प्रदेश ने 13 से 14% कर दिया है। अब हो ये रहा है कि मोबाइल का उपयोग मध्य प्रदेश के लोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी बिलिंग उत्तर प्रदेश और दिल्ली से हो रही है, माने खजाना उनका भर रहा है। अगर मध्य प्रदेश 5% कर देता तो गुजरात, आपका छत्तीसगढ़, आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर 13% है, तो आपको वहाँ की इनकम होने लगती है एक्स्ट्रा। तो आपको यहाँ के कारोबारियों को भी बढ़ाना है। विवेक साहू मेरे साथ हैं। विवेक जी, वो जो राजेश जी बात कर रहे थे, अगर टैक्सेशन को कम कर दिया जाए, चूंकि आप कैट से भी जुड़े हुए हैं, आप दिन भर उस व्यापार में रहते हैं, तो क्या कुछ संभावना लगती है कि बजट ठीक ठाक हो जाएगा? कुछ देखिए, अभी तक जितना भी बजट आता है वो आता है व्यापारी दृष्टि को देखते हुए भी, पर अभी तक मैं जो देखने आ रहा हूँ, अभी केंद्र सरकार ने भी जो बजट पेश किया है उसमें व्यापारियों को कुछ नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने भी बहाना बना लिया जीएसटी का। और अभी भी मुझे उम्मीद है जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार अब जो बजट पेश करेगी उसमें भी वो व्यापारियों को कुछ नहीं देने वाली, और उसमें भी वो एक ही बहाना बनाएंगे कि जीएसटी हम लागू करने वाले हैं। तो उसको देखते हुए हम आगे अगले बजट में उसको देखेंगे। और हम इस बार और हम ये चाहते हैं कि हमने केंद्र सरकार से भी उम्मीद रखी थी कि आने वाला व्यापार बहुत कठिन होने वाला है, तो हम लोग को भी एक पेंशन योजना के अंतर्गत कुछ ना कुछ होना चाहिए। और केंद्र ने तो हमें निराश करा, पर हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बजट आए उसमें जरूर कुछ ना कुछ व्यापारियों के लिए हो, और व्यापारियों की एक पेंशन नीति हमारे मध्य प्रदेश सरकार जरूर उसको लागू करे। बिल्कुल, व्यापारियों की पेंशन की मैं बात कर रहा था, अनुपम जी भी मेरे साथ है, कि वो जो ये राजेश जी बात कह रहे थे उस मुद्दे पे मैं चाह रहा हूँ कि क्या अगर वेट कम कर दिया जाए, टैक्सेस कम कर दिया, तो क्या रेवेन्यू बढ़ सकती है? क्या बिल्कुल निश्चित रूप से अगर टैक्स का स्लैब कम किया जाएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। जिस प्रकार आप समझे जितने मुख्यमंत्री बदले उतने फॉर्म बदले, ये बात मैंने माननीय शिवराज जी से एक लाइव कार्यक्रम में आपके में कही थी कि आपने फॉर्म 49 लागू किया था, उससे व्यापार घटा है आपका, और वही 40 फॉर्म नंबर का फॉर्म लागू है, चाहे वो बाबूलाल जी गोर रहे हैं, चाहे उमा भारती जी रही हो, चाहे शिवराज जी रहे हों। जितनी आप विसंगतियां व्यापार में बढ़ाएंगे उतना आपका रेवेन्यू कम होगा। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, खास तीन चीजें हर व्यक्ति उपयोग करता है। दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं में आप वेट कम करें, एंटी टैक्स कम करें, मंडी टैक्स कम करेंगे तो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा, यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आशीष जी मेरे साथ ज्वेलर्स एसोसिएशन के हैं। आशीष जी, वही बात की, इस समय सारा नोटबंदी के बाद ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया ज्वेलर्स पर। क्या लग रहा है इस बजट में अगर टैक्सेशन कम हो या आपका जो सेक्टर है उसमें कुछ किया जाए तो मध्य प्रदेश का विकास या मध्य प्रदेश का जो रेवेन्यू जिसकी चर्चा हो रही है कि इनकम बहुत कम हो रही है वो बढ़ सकती है? बिल्कुल सर, राजेश रोटी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वित्त मंत्री जी अगर अलग अलग स्टेटों के उसके स्ट्रक्चर को देख के अगर टैक्स अप्लाई करेंगे तो अपने स्टेट को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। और हमारा सराफा व्यापार पिछले 3-4 साल से जो मद्दी की मार झेल रहा है उसमें अगर मलैया जी की जो नीति है वो अगर सराफा व्यापारियों के हित में रहेगी तो हम लोग ज्यादा अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। और उसमें जो टैक्स फाइलिंग की जो प्रोसीजर है वो अगर सरलीकरण करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा व्यापारी
अच्छा व्यापार कर पाएंगे। बिल्कुल, मेरे साथ NH ग्रुप की जो क्रिएटिव वर्क है बहुत बड़ा ग्रुप है, अंशु जी मेरे साथ हैं। अंशु जी, आप लोग इतना क्रिएशन में रहकर दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हो, वही बजट के मुद्दे को लेकर जब चर्चा आती है कि बजट जब बनता है विशेषकर स्टेट गवर्नमेंट का, तो बहुत सारी चीजें साइडलाइन कर दी जाती है। आप लोग को लगता है कि क्या मध्य प्रदेश के विकास के लिए या तमाम घोषणाओं के लिए कुछ ऐसा बजट में होना चाहिए जो लगे कि मध्य प्रदेश में काम हो रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकारें, यहाँ पे जैसे चर्चा भी चल रही है, सरकारें कोई भी आए, पर मैं महिलाओं की एक मन की बात ये कहना चाहूंगी, सरकारें कोई भी आए, पर जो हमारा टैक्सेशन है वो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो और जन साधारण के लिए बिल्कुल फ्रेंडली हो, क्योंकि आप जितने टैक्स पेयर्स बढ़ाएंगे उतना रेवेन्यू भी जनरेट होगा। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जल आपूर्ति हो, डीजल हो। सबसे बड़े तो डीजल की सही बात है कि हर आप पड़ोसी राज्य को देख लीजिए कि वहां पे डीजल सस्ता है, हमारे ही प्रदेश में डीजल महंगा है, जिसके कारण आप बॉर्डर्स पे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां आप उनके राज्य में जब हम घुसते, दूसरे राज्य से हम करते हैं तो वहां, हाँ, तो वहां क्यों हमारे राज्य सरकार इस तरह के नीति निर्धारकों को क्यों नहीं अपॉइंट करती कि इस तरह की नीतियां दूसरे स्टेट में वायबल हैं, हमारे स्टेट में क्यों नहीं है? हर चीज में देख लीजिए, जल का अभी कर और उपकर दोनों तरह का लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी समस्या यही है कि जो भी उसकी इनकम, उसमें बहुत बड़ा पैसा सिर्फ टैक्स का जो ब्याज अदायगी में चला जाता है। बहुत सारे मुद्दे मेरे पास, 7वां वेतनमान, बैगन का DA है, शादी महिलाओं का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, मुख्यमंत्री की बहुत सारी घोषणाएं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन समय हो गया ब्रेक का, लौटेंगे तो बात करेंगे अन्य सारे मुद्दों पर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बजट की, जो वित्त मंत्री जयंत मलैया पेश करने जा रहे हैं। अभी तक की चर्चा में जो बात आई है कि सबका मानना यही है कि मध्य प्रदेश में बजट का आकार बहुत बड़ा है, इनकम भी खूब सारी है, लेकिन जिस तरह का बजट का प्लान है, बहुत सारा पैसा चला जाता है सिर्फ ब्याज अदायगी में। करोड़ों का कर्ज है मध्य सरकार के ऊपर और इतनी सारी घोषणा है, लेकिन कर्ज लेना पड़ रहा है। इस बारे में बात कर रहे हैं। फिर से मैं लौटूंगा कर्मचारियों की तरफ। कर्मचारी नेता अरुण द्विवेदी जी हैं मेरे साथ। अरुण जी, वो जो बात एक आई थी, आप तो 3-4 बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ रहे, आप रहे, सत्यनारायण जी रहे, ये रहे, मुद्दा वही है कि आखिर कर्मचारी प्रॉमिस होती है, प्रॉमिस बात की जाती है, आप लोग की बैठकें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, फिर वहीं का वहीं आ जाता सब कुछ। देखिए, घोषणा होती है, बैठकें होती, बैठकों में मैं ये एक मिनट में ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अंत में आरोप आप लोगों को लगता है आप पर कि आप जाके कोई सेटिंग कराते हो मुख्यमंत्री से और बात वहीं रह जाती है। प्लीज, हम लोग तो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर आरोप ये लग जाता है कि सरकार से ये मिल गए हैं और सरकार से मिल के ये जो है कर्मचारियों को नुकसान कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार कर्मचारी हितों में लड़ते हैं। जैसे 7वां वेतनमान दिवाली। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कि 7वें वेतनमान को लेकर बंद कमरे में आपकी बैठक जो हुई थी, क्या इस बजट में आ रहा है कि नहीं? देखिए, हम लोग वित्त मंत्री जी से चर्चा हुई थी और वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा था कि 7वां वेतनमान वित्त मंत्री जी देने के लिए तैयार थे। मुख्य सचिव महोदय के पास फाइल गई, 5,000 करोड़ कर्जा लेने की भी तैयारी हो गई, लेकिन अचानक जाकर मुख्य सचिव कार्यालय में वो फाइल अटक गई और 7वां वेतनमान दिवाली के पहले कर्मचारियों को नहीं मिल पाया। लेकिन अब कर्मचारी ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जो 7वां वेतनमान है नए बजट में मिले और जो वेतन विसंगतियां हैं, जैसे ग्रेड पे कई वेतनमानों में कम कर दिया गया है, तो उन ग्रेड पे को भी जो है कर्मचारियों को सुधार करके जो है दिया जाए। और इस संबंध में वित्त मंत्री जी ने हम लोगों से कुछ उम्मीद, आप कुछ कह रहे थे? केंद्र सरकार जब 7वां वेतनमान देती है, स्टेट गवर्नमेंट में महंगाई वैसी बढ़ जाती है, तो जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको 7वां वेतनमान तो इस बजट में होने ही चाहिए किसी भी हालत में। उसके साथ जो भी अन्य अस्थायी पद हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको भी नियमित करने का प्रावधान इस बजट में किया जाना चाहिए, क्योंकि अनुभवी है, संविदा पे कर्मचारी हैं, वो भी 20 साल हो गए उनको काम करते, उनको भी नियमितीकरण। बिल्कुल, मैं एक बार मैं कैट के प्रभारी मेरे साथ है, आप एक मेरे को बड़ा सिंपल सवाल कि ये जो तमाम चीजें होती है कि व्यापारी का मुद्दा, कर्मचारी का मुद्दा, आपका जो एसोसिएशन है उसको कई बार उसने रिप्रेजेंटेशन दिया मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के सामने, वैसा क्यों नहीं हो पाता? जब बात होती सब कुछ तो बजट वैसा क्यों नहीं बन पाता है? सबसे बड़ी खास बात ये आ रही है कि हम वैश्वीकरण के जो प्रभाव, एक तो प्रभाव और एक कुप्रभाव हम देख रहे हैं कि छोटे, मध्यम और लघु व्यवसायियों पर सबसे ज्यादा आघात हो रहा है। इसलिए इस बजट में खास तौर से चूंकि हम GST की तरफ बढ़ रहे हैं
और वेट समाप्त हो जाएगा। इसलिए नई धारा में जुड़ने से पहले इन सब चीजों पर विवेचना होनी चाहिए, चिंतन मनन होना चाहिए। क्योंकि वैश्वीकरण में सबसे ज्यादा लघु और मध्यम व्यवसाय पे कुठाराघात हुआ है और उसका व्यवसाय सिने सिने खत्म हो रहा है और कारपोरेट हाउस की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इस बेसंगति को दूर करना अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं तपन दा के पास वापस आऊंगा। तपन जी, बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया आपकी सरकार को लेकर के, जो बार बार आपकी सरकार कहती है कि हम तो छोटे मझोले और जमीनी स्तर पर, वो जो कह रहे हैं कैट के प्रभारी हैं कि आप धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में कॉर्पोरेट की ओर बढ़ रहे हो और यही नुकसान कर रहा है पूरा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जिसको हुनर से रोजगार और खासकर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको लेकर के बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और छोटे छोटे गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, इसको बढ़ावा देने की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही भारत सरकार ने तो इसके लिए अलग से मंत्रालय ही खोला है कि कुटीर उद्योगों को दोबारा जीवित किया जाए, छोटे उद्योगों को जीवित किया जाए, लघु उद्योगों को जीवित किया जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार भी इस बजट में भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा और साथ ही इन उद्योगों को और अच्छे स्थान पे लाया जाएगा। जी, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं, मेरे साथ कुछ महिला उद्यमी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। ये जो कह रहे हैं सर कि इस बार जो बजट आने वाला है उसमें छोटे उद्योगों के लिए कुछ डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा, आप लोगों को उम्मीद लगती है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट अब तक आया है उसमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस बार ऐसा हो सकता है? जी देखिए, अभी तक जिस तरीके की सभी लोगों ने बातें की हैं कि अलग अलग तरीके के बिजनेस वगैरह हो रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा भी छोटा सा उद्योग है, मैं भी बिजनेस करती हूँ, पर ऐसा कुछ लगता नहीं है कि छोटे तबके के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि जगह जगह आप देखिए नगर निगम के जो सभी कार्यवाहियां रहती हैं उसके थ्रू आप कोई भी ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। हर जगह पर छोटे उद्योग वालों से आपसे टैक्स वसूला जाता है, बार बार आपसे टैक्स लिया जाता है, अलग अलग जगहों पर टैक्स लिया जाता है। तो बस मध्य प्रदेश सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो भी हो, जो भी बजट पेश किया जाए उसमें महिलाओं के लिए और महिला उद्योग के लिए थोड़ा सा आप ध्यान बेहतर काम करते हैं। बिल्कुल सही। मैं गोकुल पटवा जो बाजार के एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, गोकुल जी, फिर वही मुद्दा आ रहा है कि अगर 10 लाख करोड़ का कोई धंधा कर रहा है, 10 लाख का, उसको तो 50 टैक्स, मैडम बता रही है कि नगर निगम का टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स तमाम दे जाता है। लेकिन जो 10 लाख करोड़ करता है उसको सब्सिडी भी मिल जाती है, वो पैसे लेके भाग भी जाता है, उसको बहुत सारी छूट मिल जाती है। ये बदलाव इकोनॉमी में कैसे आ सकता है कि सब कुछ ठीक हो पाए? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं रहती हैं और जो उनके विचार रहते हैं, अगर उनका 50% भी प्रशासन उसको मान ले और प्रशासन उसको लागू करवा दे तो जितनी बातें अभी तक यहाँ आई हैं वो शायद खत्म हो जाए। एक सिंगल विंडो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो इंडस्ट्रीज का हो, चाहे टैक्सेशन का हो, कहीं भी हो, पर क्या सिंगल विंडो आज तक कहीं हो पाई है और क्या वो कारगर है? और ये इस वजह से है कि प्रशासन जो भी चला रहा है, अगर वो सिंगल विंडो हो गई तो उनको कोई भी सैल्यूट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल विंडो में मेरे साथ अपने उद्यमियों से बात कर ली। मेरे पास व्यापारी ज्वेलर्स एसोसिएशन के हैं। बिल्कुल सर, वही बात का आपके पास माइक है, प्लीज। वो जो बात कह रहे थे, उद्यमी की बात कर रहे हैं, पर गोकुल पटवा जी कह रहे हैं कि ये पूरा जो प्रशासन का ढांचा है उसकी खामी है। ये बहुत बड़ी कमी है सरकार के पूरे सिस्टम में। सरकार को सुधार क्या करना चाहिए? हमारे देश का व्यापारी कर देने से कहीं संकोच नहीं करता, वो सिस्टम में आने से डरता है। सरकार को अपने टैक्स स्ट्रक्चर को सुधारना चाहिए, जो उनकी जटिल प्रक्रियाएं उनको सुधारना चाहिए और व्यापारी की सहभागिता उस कर कानून को बढ़ाना चाहिए। हम कर देते हैं, हमसे पूछकर कानून नहीं बनता। अगर उसमें हमारी राय ली जाए, व्यापारियों की राय ली जाए, तो वो कर कानून बड़ा व्यवहारिक होगा। और मेरे को लगता है सरकार को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश का छोटा और मझोला व्यापारी सरकार का पूरा खजाना भर देगा अगर सरकार अपना सिस्टम सुधार ले, ये बहुत सारी विंडोज खत्म कर दे। एक विंडो, सिंगल विंडो मीन्स सिंगल विंडो, कानून मतलब एक लाइन का कानून। बहुत सारी जो बातें आती हैं, हमारा व्यापारी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है, उसकी स्क्रूटनी इतनी ज्यादा की जाती है कि वो व्यापार बंद करके सिर्फ वो कागजी खाना पूर्ति करने में लग जाता है। जीएसटी की अपन कभी चर्चा करेंगे, इतना जटिल कानून आने वाला है। अभी तो केंद्र और राज्य का मसला है, जब वो गेंद व्यापारियों के पाले में आएगी तो निश्चित रूप से पूरे देश में बड़ी बात आने वाली। बिल्कुल। मेरे पास पंकज जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। आपने उनको भी सुना, सरकार का पक्ष भी सुन लिया और सारी मुद्दे उद्यमियों को सुन लिया। आखिर आप भी उस विभाग से, जो मतलब उस तमाम धंधे में जुड़े हुए हैं, आपने नजदीक से देखा है बहुत सारी चीजों को, कहाँ खामी नजर आ रही है कि सरकार करना नहीं चाहती या हो नहीं पा रहा है? देखिए अजय जी, दोनों बातें हैं।
और मेरा मानना बहुत साफ है कि यदि आपकी नीयत अच्छी होगी तो नीति अपने आप बन जाएगी। तो नीयत यानी जो मंशा है सरकार की, शायद उसमें कहीं अपूर्णता है, अधूरापन है। नीति बहुत अच्छी है, नीयत अच्छी नहीं। मैं सबके कमेंट लूंगा इस पर, आप क्या कहेंगे? सरकार की नीति अच्छी, नीयत अच्छी नहीं है। सारी चर्चा का सार हम आपको बताना चाहते हैं जी कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उसके 90% लोगों का एक मत है जो हमने कैलकुलेट किया। हाँ। उसमें यह व्यापारी हो, ज्वेलर्स हो, किसान हो, आर्थिक एक्सपर्ट हो। हाँ। हम भी पत्नी व्यापारी हैं, हम कर्मचारी हैं। हाँ। हम भी दोनों उसमें हैं। तो हमने इस सार निकाला कि 90% लोग, यहाँ से 90% निकाल लो, इट मीन्स पूरे स्टेट से 90% निकाल लो कि शासन की नीति भी खराब है और नीयत भी खराब है। ये इसका सार है। बिल्कुल, नीति अच्छी, नीयत में खराब है। नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि नीति और नीयत दोनों ही खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि आप बजट कैसा भी लेकर के आ जाइए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप ठीक से करवा पा रहे हो या नहीं। मैं लगातार इस बात को बोलता रहा हूं कि जब तक करप्शन लगा रहेगा, जब तक करप्शन होता रहेगा, तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी। पिछले 3-4 सालों के अंदर 2013 से अभी तक में 50,000 करोड़ का लोन हम ले चुके हैं। टोटल 2.25 लाख करोड़ के आसपास का लोन हो गया, इसमें 50,000 करोड़ का लोन सिर्फ 4 साल में हुआ है। दूसरी बात, हम जब बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर किस तरफ जा रहा है? हम कहते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स मीट करने के लिए तो 500 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, 1,000 करोड़ लगने वाले हैं। अभी खजुराहो, अभी इसकी बात चल रही थी, टूरिज्म की बात चल रही थी। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई थी कि 1/3 टूरिज्म रह गया है खजुराहो के अंदर, जबकि खजुराहो पूरे मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टूरिज्म वाली जगह रही है। बहुत से मुद्दा उठाया। मैं एक बार आपसे लौटूंगा फिर से तपन दा के पास। तपन जी, आप जो टूरिज्म की बात कर रहे थे कि मध्य विकास की एक नई राह टूरिज्म हनुमंतिया बन गया आपका, ये देखा है, इसको भी आपने बहुत खूबसूरत कर दिया है। लेकिन वो जो कह रहे खजुराहो तक में आपके ट्रैफिक घट गया है। आपने जैसे बताया कि खजुराहो में विदेशी पर्यटक का आना पहले से कम हुआ है, उसमें पूरे देश भर में ही कम हुआ है, राजस्थान में भी कम हुआ है, लेकिन खजुराहो में जरूर कम हुआ है। उसमें थोड़ा प्रचार प्रसार की कमी शायद हमारी है, इस कारण से ये कमी आई है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष 2016 में 8,57,00,000 देशी पर्यटक आए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, और उसके कारण भी हमको पुरस्कार मिल चुका है। और दूसरी बात कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को गत वर्ष 300 करोड़ हमको बजट में मिले थे, इस बार लगभग ये 500 करोड़ के आसपास होगा। दादा, वो अक्षय हुंका जो बात कह रहे थे, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप उसको प्लान करने के लिए खर्चा इतना ज्यादा कर देते, जैसे आपने हनुमंतिया कैबिनेट की बैठक कर डाली, ये कर डाला, वो कर डाला, आपकी इनकम ज्यादा खर्चा हो गया। पचमढ़ी को डेवलप करने के लिए आपने वो प्रशिक्षण वर्ग कर दिया वहां पर, और वहां पर बैठक कर डाली। ये जो खर्चा अक्षय जो बात कह रहे थे, ये कह रहे थे वो ऐसा नहीं है। टूरिज्म प्रमोशन, इसके लिए वास्तव में कुछ करना पड़ता है। दूसरी एक बात आप लोगों की अभी चल रही थी कि नियत और नीति दोनों में जी, दोनों के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार की नीति भी बहुत अच्छी है और नियत भी अच्छी है। नीति और नियत अच्छी होने के कारण लगातार हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया जा रहा है, और लगातार पुरस्कार तो हमको मिल ही रहा है जी, हर क्षेत्र में। एक पहले हाँ जी, अक्षय, अभी मैडम बता रही थी, आप बता रही थी कि कुटीर उद्योग की दृष्टि से, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की दृष्टि से बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार ने नए उद्योगपतियों को खड़ा करने के लिए बिना ब्याज का, और वो भी 4% ब्याज, इसमें 1 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक का लोन देने का प्रावधान रखा है सर। और 137 लोगों ने लोन लिया। पंदा, वही तो मुद्दा है कि केश कर्तन। मेन चीज आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, माटी कला बोर्ड कुम्हारों को 5-5 लाख रुपए का लोन कि आप ईंट बनाइए, मिट्टी से बनी हुई चीजें बनाइए, उसकी मार्केटिंग सरकार करती है। केश कर्तन बोर्ड बनाया हमने कि आप बालों को काटने के लिए नए नए ब्यूटी पार्लर वगैरह ये सब खोलिए, उसके लिए लोन। इसके अलावा धोबियों के लिए वस्त्र प्रक्षालन बोर्ड, ये सारा व्यापक काम जो है गरीबों के बीच में किया जा रहा है। अक्षय उनका कोई बात कहना चाह रहा है, उसी का लाभ हमको मिल रहा है। अक्षय जी कुछ कह रहे थे, फिर पंकज जी का चाहूंगा। जी नहीं, मैं देखिए तपन जी को बहुत आदर के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि हनुमंतिया की हम बात करते हैं और उसको प्रचारित किया गया है कि सेंटोसा आइलैंड जैसा हनुमंतिया बना है। इस पूरे हिंदुस्तान में जितने लोगों ने दोनों जगह घूमी है, वो बहुत स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि सेंटोसा आइलैंड का 0.5% भी अभी हनुमंतिया नहीं बना है। तो जो आप प्रचारित कर रहे हो और जो आप वास्तविकता में दे रहे हो, उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है, उसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, मैं इस अक्षय की बात को बढ़ाना चाहता हूँ कि आप सेंटोसा की बात करते हैं हनुमंतिया से, भोपाल के मछलीघर आपने खत्म कर दिया।
तो जब जहां पर्यटक जाते थे सोर्स ऑफ इनकम खत्म कर दिया। और दूसरा अजय भाई, नीति और नियत से नियति तय होती है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस नियति को मध्य प्रदेश जा रहा है खराब अर्थनीति के चलते, वो घातक है। और एक दो लाइन बोलना चाहूंगा कि ताकत कम और गुस्सा ज्यादा ये लक्षण है पिटने के, और आमद कम और खर्चा ज्यादा ये लक्षण है मिटने के, और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश दिशा में चल रहा है। त्रिपाठी जी, जो तपन जी ने अभी बोला कि नियत और नीति, ये सारे मुद्दे तो विशेष किसी एक पे बचमड़ी है जो भी है, लेकिन टोटल जो सार, हमसे आप सार पूछो पूरे मीटिंग का, सार ये है कि आप यहाँ से अंदाज लगा लो कि 90% लोग अगर सहमत नहीं है शासन की नीतियों से, तो पूरे प्रदेश में सहमत नहीं होंगे। ये सच है। मैं लौट के आता हूँ, फिर मैं लौटूंगा। फिलहाल जो मुद्दा थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो रहा है, सियासत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो बात मुख्य रूप से आई थी कि तमाम घोषणाएं होती हैं, फाइलों में दिखाई पड़ती हैं, और शायद मुझे पंकज जी सहमत होंगे मेरे से कि अदम गोंडवी साहब का शेर मुझे याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे वादे झूठे हैं, तुम्हारा वादा किताब भी है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, लौटेंगे तो फिर बात करेंगे मत इसके तमाम डेवलपमेंट की, बजट की तमाम संभावनाओं की। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।